नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सुधाज हिंदी क्लासेस में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के इतिहास से छायावाद के प्रश्नों को हल करेंगे और साथ में कुछ प्रश्नों की व्याख्या भी देखेंगे। चूँकि ये छायावाद के प्रश्न हैं तो अंत में हम छायावाद के बारे में कुछ विशेष तथ्यों को जानेंगे तथा छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद के बारे में कुछ विशेष तथ्यों को जानेंगे। तो क्लास को अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। उक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या महादेवी वर्मा। इसका राइट आंसर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये राम की शक्ति पूजा से पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न, छायावाद का एक अन्य नाम क्या है? स्वच्छंदतावाद, जागरण सुधार काल, राष्ट्रीयतावाद या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा स्वच्छंदतावाद। स्वच्छंदतावाद, छायावाद को स्वच्छंदतावाद जो है बच्चन सिंह ने कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र या नामवर सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न, छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। यह परिभाषा किसकी है? छायावाद की यह परिभाषा किसकी है? जयशंकर प्रसाद की, सुमित्रा नंदन पंत की, राम कुमार वर्मा की या महादेवी वर्मा की? इसका राइट आंसर होगा महादेवी वर्मा। ये छायावाद की परिभाषा जो है महादेवी वर्मा ने दी है। अगला प्रश्न, जब परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है तब छायावाद की सृष्टि होती है। यह परिभाषा किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, राम कुमार वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की या रामचंद्र शुक्ल की? तो ये जो परिभाषा है ये राम कुमार वर्मा की है। राइट आंसर होगा ख। अगला प्रश्न, जब वेदना के आधार पर काव्य में स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगे तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। यह कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, परमानंद श्रीवास्तव, डॉक्टर नगेंद्र या शांतिप्रिय द्विवेदी। तो ये जो कथन है ये जयशंकर प्रसाद का कथन है। राइट आंसर होगा ख। अगला प्रश्न देखते हैं, छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। यह कथन किस आलोचक का है? डॉक्टर नगेंद्र का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, मुकुटधर पांडे का या नंद दुलारे वाजपेयी का? तो ये जो कथन है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। राइट आंसर होगा ख। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी विशेषता छायावादी काव्य में नहीं पाई जाती है? रहस्यवादी भावना, स्थूलता के स्थान पर सूक्ष्मता, शोषण का विरोध या अभिव्यंजना पद्धति में नवीनता? तो इसमें से छायावादी काव्य में जो नहीं पाया जाता है वो है शोषण का विरोध। ये जो है छायावादी काव्य में नहीं पाया जाता है। छायावादी काव्य की प्रवृत्तियों की बात करें तो इसमें निजी जीवन की अभिव्यक्ति पाई जाती है, वेदना की अभिव्यक्ति पाई जाती है, पलायनवाद भी पाया जाता है, मानवतावाद भी पाया जाता है, सामान्यवाद पाया जाता है, नारी की महत्ता का वर्णन मिलता है, निराशा की भावना मिलती है, प्रतीकों का भरपूर प्रयोग हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न, विधुर उर के मृदु भावों से तुम्हारा कर नित नव श्रृंगार, पूजता हूँ मैं तुम्हें कुमारी, मूद मूद तुम्हारे दिगद्वार। यह काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या महादेवी वर्मा? ये जो पंक्तियां हैं ये सुमित्रा नंदन पंत की पंक्तियां हैं। राइट आंसर होगा क। अगला प्रश्न, नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति किस छायावादी कवि की है? पंत, प्रसाद, निराला या महादेवी वर्मा? तो ये जो पंक्तियां हैं ये जयशंकर प्रसाद की कामायनी से ये पंक्तियां ली गई हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, छायावाद की समय सीमा क्या मानी गई है? ऑप्शन है 1900 से 1920 ईस्वी, 1920 से 1935 ईस्वी या 1918 से 1936 ईस्वी या 1930 से 1950 ईस्वी?
तो इसका राइट आंसर होगा 1918 से 1936 ईस्वी। 1918 में एक रचना प्रकाशित होती है झरना। इसी के प्रकाशन से छायावाद का आरंभ माना जाता है और पंत की रचना युगांत से छायावाद का अंत मान लिया जाता है, जो कि प्रकाशित हुई थी 1936 ईस्वी में। इसे युगांत को छायावाद के अंत का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इन कविताओं में से छायावाद का प्रारंभ किस कविता से मानना समीचीन है? मौन निमंत्रण, जूही की कली, मैं नीर भरी दुख की बदली या बादल? इसका राइट आंसर होगा जूही की कली। जूही की कली का रचना काल सन 1916 ईस्वी है और 1923 ईस्वी में ये मतवाला में प्रकाशित हुई थी, क्योंकि इसको महावीर प्रसाद द्विवेदी ने छापने से मना कर दिया था 1916 में, तो बाद में ये 1923 में प्रकाशित हुई थी मतवाला में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जयशंकर प्रसाद की अंतिम कृति इनमें से कौन सी है? लहर, झरना, आंसू या कामायनी? तो जयशंकर प्रसाद की अंतिम कृति जो है वो है कामायनी। राइट आंसर होगा इसका घ। कामायनी 1936 में प्रकाशित हुई थी और 1937 में जयशंकर प्रसाद का निधन हो गया था। अगला प्रश्न। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? ऑप्शन है 8, 10, 6, 15। तो कामायनी में कुल 15 सर्ग है। राइट आंसर होगा इसका घ। कामायनी एक प्रबंधात्मक महाकाव्य है और शांत रस प्रधान रचना है। इसमें 15 सर्ग हैं और उनके नाम जो हैं कभी कभी क्रम से भी पूछ लिया जाता है, जो कि हैं चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। आनंद सर्ग इसमें सबसे बड़ा सर्ग है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कामायनी का प्रकाशन कब हुआ था? 1925 ईस्वी, 1935 ईस्वी, 1940 ईस्वी या 1915 ईस्वी? तो कामायनी का प्रकाशन हुआ था 1936 ईस्वी। राइट आंसर होगा 1936 ईस्वी। राइट आंसर होगा ख। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सुंगनी साहू घराने में किस छायावादी कवि का जन्म हुआ था? निराला, प्रसाद, पंत या मुकुटधर पांडे? तो सुंगनी साहू परिवार में जो है जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। राइट आंसर होगा प्रसाद। अगला प्रश्न। प्रसाद जी के उस काव्य ग्रंथ का नाम बताइए जिसकी रचना पहले ब्रजभाषा में की गई थी, किंतु बाद में उसे खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया था। ऑप्शन है झरना, प्रेम पथिक, लहर या आंसू? तो इसका राइट आंसर होगा ख, प्रेम पथिक। प्रेम पथिक पहले ब्रजभाषा में थी और बाद में इसे खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया। अगला प्रश्न है, प्रसाद द्वारा रचित विरह काव्य कौन सा है? आंसू, झरना, लहर या चित्रधार? इसका राइट आंसर होगा आंसू। आंसू जो है 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी ये रचना और इसका प्रधान रस करुण रस है। इसमें कुल 133 छंद हैं और उन छंदों का नाम है सखी छंद। सखी छंद में ये रचना रची गई है। शुक्ल जी ने इसे श्रृंगारिक विप्रलंभ कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? बौद्ध दर्शन, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद या शैव दर्शन? तो कामायनी में जो है शैव दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है। शैव दर्शन, इसका अन्य नाम समरसतावाद, आनंदवाद या प्रत्यभिज्ञावाद भी है। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन आए तो आप लोग लगा सकते हैं, चाहे वो समरसतावाद आए, आनंदवाद आए, प्रत्यभिज्ञावाद आए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कामायनी के पात्र इड़ा का प्रतीकार्थ क्या है? हृदय, बुद्धि, मन या धर्म? तो कामायनी के पात्र जो इड़ा है वो बुद्धि की प्रतीक है। राइट आंसर होगा ख। वहीं अगर बात करें मनु की तो वो है मन के प्रतीक और श्रद्धा जो है वो हृदय की प्रतीक है। और श्रद्धा और मनु का जो पुत्र है मानव उसका नाम है, वो मनुष्य का प्रतीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 21 नंबर का प्रश्न है, ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। इस पंक्ति के आधार पर प्रसाद पर क्या आरोप लगा था? दार्शनिक होने का, पलायनवादी होने का, यथार्थवादी होने का या आदर्शवादी होने का? तो इस पंक्ति के आधार पर जयशंकर प्रसाद पर पलायनवादी होने का आरोप लगा था। राइट आंसर होगा ख। अगला प्रश्न। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन है
सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, निराला या महादेवी वर्मा। इसका राइट आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न, सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि की है? प्रसाद, पंत, निराला या मैथिली शरण गुप्त। इसका राइट आंसर होगा निराला। सरोज स्मृति सन 1935 ईस्वी में निराला की कविता है, जो इन्होंने अपनी पुत्री की याद में लिखी थी। ये कविता जो है अनामिका नामक काव्य संग्रह में संकलित है और हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निराला की जूही की कली कविता को किस पत्रिका ने अस्वीकृत कर दिया था? ऑप्शन है सरस्वती, प्रभा, चांद या इंदु। तो इसका राइट आंसर होगा सरस्वती। जिस वक्त निराला सरस्वती पत्रिका में इस कविता को छपवाने के लिए ले गए थे, उस वक्त महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं उसके संपादक थे। उन्होंने इस कविता को छापने से मना कर दिया था। उन्होंने इस पर आरोप लगाया था कि इसमें अश्लीलता के तत्व हैं, इसलिए उन्होंने इसे छापने से मना कर दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तोड़ती पत्थर कविता का मूल स्वर क्या है? छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी या इनमें से कोई नहीं। तो वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पर, निराला की कविता, इसमें प्रगतिवाद का मूल स्वर दिखाई देता है। अगला प्रश्न, महाप्राण किस छायावादी कवि के नाम से पहले जुड़ता है? प्रसाद, पंत, निराला या महादेवी वर्मा। महाप्राण जो है निराला के नाम के आगे जुड़ता है, उनको महाप्राण निराला भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? पंत, प्रसाद, श्रीधर पाठक या हरिऔध। तो प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है, क्योंकि इनका जन्म जो है पहाड़ी इलाके में, जहाँ पे प्रकृति की सुंदरता एकदम अनोखी होती है, तो वहाँ पे सुमित्रानंदन पंत का जन्म हुआ था। इनका जन्म सन 1900 ईस्वी में हुआ था और निधन सन 1977 ईस्वी में हो गया था। इनका जन्म कौसानी में हुआ था, कौसानी अल्मोड़ा जिले में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कुर्मांचल प्रदेश को है। यह कथन किस कवि का है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये जो पंक्तियां हैं सुमित्रानंदन पंत की हैं। राइट आंसर होगा ख। अगला प्रश्न, किस कवि के काव्य का क्रमिक विकास छायावाद, प्रगतिवाद एवं नव मानवतावाद के रूप में हुआ है? ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या निराला। इसका राइट आंसर होगा सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत 1918 से 1934 तक छायावादी रचनाएं रचते थे। उसके बाद इन्होंने 1935 से 1945 तक प्रगतिवादी रचनाएं रची। उसके बाद ये 1946 से और 1948 तक अरविंद दर्शन से प्रभावित होकर रचनाएं करने लगे और 1948 के बाद इन्होंने नव मानवतावादी कविताएं रची। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा कवि आकाशवाणी में सेवारत था, यानी रेडियो में कार्य करता था? तो वो थे हमारे सुमित्रानंदन पंत। राइट आंसर होगा ख। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन से रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? कामायनी, दीपशिखा, चिदम्बरा या अनामिका। राइट आंसर इसका हो जाएगा चिदम्बरा। चिदम्बरा को सन 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसमें 196 श्रेष्ठ कविताओं का संकलन है और ये प्रकाशित हुआ था 1959 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, उषा प्रियंवदा या मैत्रेयी पुष्पा। तो आधुनिक मीरा के नाम से जो है महादेवी वर्मा को जाना जाता है। ये छायावाद की शक्ति भी कही जाती हैं, दुर्गा भी कही जाती हैं। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कृति कौन सी है? झरना, आंसू, लहर या कामायनी। तो जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कृति जो है वो झरना है। राइट आंसर होगा इसका क। अगला प्रश्न, जूही की कली नामक कविता का रचना काल क्या है? 1916 ईस्वी, 1920 ईस्वी, 1936 ईस्वी या 1925 ईस्वी। तो जूही की कली जो है उसका रचना काल 1916 ईस्वी है। राइट आंसर होगा क। अगला प्रश्न, पंत के किस काव्य
कृति को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? ऑप्शन है पल्लव, गुंजन, ग्रंथि या वीणा। तो सुमित्रानंदन पंथ का जो पल्लव कृति है इसको छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। इसकी भूमिका को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है और ये 1928 में प्रकाशित हुई थी। इसको प्रकृति की चित्रशाला भी कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रकृति चित्रण से संबंधित कविताएं बहुत ही ज़्यादा हैं, तो इसको प्रकृति की चित्रशाला भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पंत जी की किस काव्य कृति में भाषा, अलंकार, शब्द चयन या छंद के संबंध में एक लंबी भूमिका है? ऑप्शन है गुंजन, ग्रंथि, पल्लव या वीणा। इसका राइट आंसर होगा पल्लव। अगला प्रश्न, हिंदी का कौन सा छायावादी कवि अरविंद दर्शन से प्रभावित होकर काव्य रचना करने लगा था? प्रसाद, पंत, निराला या रूपनारायण पांडे। तो ये पंत थे जो अरविंद दर्शन से प्रभावित होकर काव्य रचनाएं करने लगे थे। अगला प्रश्न, इनमें से किस कृति में महादेवी की संपूर्ण कविताएं संकलित हैं? निर्जा, शांत गीत, दीपशिखा या यामा। तो इसमें यामा में महादेवी वर्मा की संपूर्ण कविताएं संकलित हैं। यामा में 185 कविताएं संकलित हैं और ये 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। 1982 में इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं, गीतगुंज नामक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? प्रसाद, निराला, आरसी प्रसाद सिंह या पंत। गीतगुंज जो है वो निराला की रचना है, 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न, इनमें से प्रसाद की कौन सी रचना गीत काव्य के अंतर्गत आती है? आंसू, झरना, लहर या कामायनी। तो इसमें से लहर जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना लहर जो है वो गीत काव्य के अंतर्गत आती है और ये प्रसाद जी की प्रौढ़तम रचना मानी जाती है। इसका प्रकाशन वर्ष 1933 ईस्वी है। इसमें 4 लंबी कविताएं हैं, जैसे अशोक की चिंता, पिसोला की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया और शेर सिंह का शस्त्र समर्पण। चलिए देखते हैं छायावाद के बारे में कुछ विशेष तत्व। छायावाद की समय सीमा 1918 से 1936 ईस्वी तक, जो कि एक सर्वमान्य मत है। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद की समय सीमा 1918 से 1938 ईस्वी तक मानी है, यानी डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार ये समय सीमा है। 1918 ईस्वी में झरना के प्रकाशन से छायावाद का आरंभ माना जाता है और 1936 के प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन में सुमित्रानंदन पंथ की रचना युगांत 1936 से छायावाद का अंत भी माना जाता है। अगला तथ्य, पंथ की रचना युगांत को छायावाद के अंत का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं कि छायावाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता कौन है। छायावाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता मुकुटधर पांडे हैं। उन्होंने 1920 ईस्वी में श्री शारदा पत्रिका में हिंदी छायावाद निबंध लिखकर इस शब्द का प्रयोग किया था। मुकुटधर पांडे ने छायावाद शब्द का प्रयोग व्यंग्य के रूप में किया था और छायावाद शब्द के द्वितीय प्रयोक्ता सुशील कुमार हैं, जो कि उन्होंने निबंध हिंदी में छायावाद 1921 में किया था। चलिए देखते हैं जयशंकर प्रसाद के बारे में। इनका जन्म 1889 ईस्वी में काशी में हुआ था और निधन इनका 1937 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था और माता मुन्नी देवी। इनका परिवार सुंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था और बचपन का नाम इनका झारखंडी था क्योंकि देवघर में इनका नामकरण किया गया था। देवघर झारखंड में ही पड़ता है। उपनाम इनका कलाधर, जो कि इस नाम से ये ब्रजभाषा में लिखते थे। आधुनिक कविता का सुमेरु भी कहा जाता है, छायावाद का ब्रह्मा भी कहा जाता है और प्राचीन संस्कारों एवं संस्कृति का रक्षक कवि भी कहा जाता है। गुरु की बात करें तो इनके 3 गुरु माने जाते हैं। पहले थे रसमय सिद्ध, इनको इनका आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। दूसरे मोहिनी लाल, जिनसे इन्होंने संस्कृत की शिक्षा ग्रहण की। दीनबंधु ब्रह्मचारी, इनसे इन्होंने इतिहास की शिक्षा ग्रहण की। आइए देखते हैं विभिन्न विधाओं में जयशंकर प्रसाद की प्रथम रचनाएं। ब्रजभाषा में इनकी प्रथम कविता सावन पंचक है, जो कि 1906 ईस्वी में है। छायावादी शैली की प्रथम कविता इनका प्रथम प्रभात है, जो 1913 ईस्वी में है और खड़ी बोली में है। पुस्तकाकार रूप में प्रथम रचना इनकी उर्वशी है 1909 ईस्वी में, जो कि खंड काव्य है और ब्रजभाषा में है।
खड़ी बोली में रचित प्रथम काव्य संकलन इनका कानन कुसुम है 1913 ईस्वी में। पहली कहानी इनकी ग्राम है 1911 ईस्वी में। प्रथम उपन्यास इनका कंकाल है 1929 ईस्वी में। प्रथम नाटक सज्जन है 1910 ईस्वी में। और प्रथम कहानी संग्रह इनका है छाया 1912 ईस्वी में। इनकी अन्य काव्य रचनाएं देखते हैं। काव्य रचनाएं हैं उर्वशी, वन विलन, अयोध्या का उद्गार, शोकोच्छ्वास, बब्रुवाहन। बब्रुवाहन जो है अर्जुन और चित्रांगदा का पुत्र था। कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्रधार, झरना, आंसू, लहर, कामायनी और प्रेम राजी। तो ये रही आज की वीडियो। कमेंट में आप बता सकते हैं कि कैसी लगी, और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।